हैं। हमारे पास तो 35 सीटें हैं, 42% वोट है। सब कुछ ठीक है तो नाम क्यों नहीं सर? 300 नाम क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का, आप बताइए। अच्छा, 300 नाम क्यों नहीं? एक चीज़ बताइए आपको आपका कांटा अटका हुआ है कि 5 सीट का नाम क्यों नहीं आया। अरे भाई, केंद्रीय चुनाव समिति पूरे देश के चुनाव का नाम की घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ का भी जब रोटेशन आएगा नाम आ जाएंगे, जैसे चर्चा होगी नाम आ जाएंगे। आप ये बताइए ना कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों में नाम क्यों नहीं घोषित किया है। अच्छा, एक बात है सर कि प्रत्याशियों को लेकिन मौका कहाँ मिल पाएगा? अगर आप देखें तो सब प्रत्याशियों पूरी तरीके से सजग है, जो जनता के बीच में है, ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे आप लोग, क्या कोई सजेशन देंगे? बोलती बंद हो गई थी। ईवीएम पे सजग पत्रकार ने सवाल किया था, अपेक्षा थी कुछ जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। गंभीर आरोप है सर। जवाब नहीं आया, पत्रकार का सवाल था, तो क्या जवाब की अपेक्षा देश की जनता। ईवीएम के साथ में ऐसी कोई भी चीज जो संदिग्ध हो उससे निजात पा लेना चाहिए। क्या इस पे कोई संशोधन की बात कर रहे हैं आप? यह निर्णय करने का काम चुनाव आयोग का है। ठीक है। तो ये है सुशील आनंद शुक्ला, और वो लगातार जो है वो उनसे हम चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है कि 5 सीटों पर मत जाइए। बीजेपी ने बहुत करीबन 200 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर नाम नहीं दी है। उनका कहना है कि पर्याप्त समय हमारे पास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनका कहना है कि एक चरण में चुनाव होना था, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान होना पड़ता है और चुनौतियां यही दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो फिर आदमी फिर सवाल करने लगता है। सुषमा स्वराज याद आती हैं, वो जरूर पूछती तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लुटा। खैर, अपना इनका कारवां है। बहरहाल लगातार अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनूप, में चर्चा आपसे कर रहा था कि लंबे अरसे बाद देखा गया 2 दोहे और मेरा ख्याल है 2 शेर, और सबसे ज्यादा तो इस बात पर कि जो राजनीतिक पार्टियां ब्लेम कर देती है एकदम से ईसी इलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने कोट किया है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं शर्मिंदा ना हो। ऐलान लगभग हो चुका है, गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं, अब मैदान में मजा आएगा। अनूप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वाकई मैदान में मजा आने वाला है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर हल्के फुल्के अंदाज में अगर गंभीर बातें अगर रखी जाती है तो वो सीधे दिल पर चोट करती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही चुटीले अंदाज में अगर कोई बात रखी है तो बहुत गंभीर बात करी है। वाकई राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से और सही तरीके से अगर चुनावी कैंपेन किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा हर्ज नहीं है। देखिए, सुधार लगातार होते रहे हैं चुनाव कराने को लेकर के। चुनावी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने कंडक्ट को लेकर सुधार हो रहे हैं, लेकिन और सुधार होने की जरूरत है। अगर पर्सनल अटैक होता है या फिर कि किसी तरह की बातें कही जाती है जिससे कहीं ना कहीं भेदभाव समाज में आता है, उससे राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी आपके एक गेस्ट का भी कहना था कि अगर 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे या ज्यादा चरण में चुनाव कराए जाएंगे तो इससे लोगों को नुकसान होगा, लोगों को परेशानी होगी। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ज्यादा चरणों में चुनाव कराते हैं कि अगर एक चरण में चुनाव होंगे तो वो सुचारू तरीके से चुनाव नहीं हो सकते हैं। सभी जगह की अलग अलग बातें होती है। तो चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि एक सुचारू और एक निष्पक्ष चुनाव कराई जाए। यही वजह है कि पूरे देश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो अपनी सुविधा और लोगों की सुविधा को देखते हुए चुनाव को बांटा गया है। जी मिलन भार्गव जी, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ये पूछ रहे हैं बीजेपी से अपने जवाब के बदले कि आप बाकी सीटों पर प्रत्याशी कब अनाउंस करेंगे। खैर, लेकिन तैयारी बताइए अब कितनी धारदार? देखिए, तैयारी पूरी तरीके से है और ये अवसर है जहां स्कूल और कॉलेजों में एग्जाम चल रहे हैं, वहीं आज राजनीतिक पार्टियों का भी एग्जाम परीक्षा की तारीख आ गई। तो ये मान के चलिए कांग्रेस के वो विद्यार्थी जो कभी क्लास जाते नहीं हैं और सीधे पहली दूसरी क्लास से जंप करके 12वीं की परीक्षा देखने का सपना देखते हैं और जब परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होते हैं तो जो बीपी उनका बढ़ता है और जिस प्रकार की हताशा और घबराहट देखी आप जाती भी तो कम नहीं है। उसी प्रकार से चुनावी तारीखों के में पहले समय डिस्टिंक्शन ले उनके लिया, चेहरे और भाव देख 95% आपने पहले ही डिस्टिंक्शन ले लिया। देखते, डिस्टिंक्शन वही विद्यार्थी ले सकता है जो हमेशा क्लास में उपस्थित रहे
और हर क्लास को समझे, आत्मसात लेकिन वो करते ये आरोप हुए लगाते हैं कि आप निरंतर क्वेश्चन महीने में पेपर होने पहले वाली से ही परीक्षाओं जानते को दे, हैं। तो हम तो भार्गव हमेशा जी, परीक्षाओं को देते वो रहते कहते हैं क्वेश्चन जी। पेपर आप सब जानते हैं कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। देखिए, ये वो विद्यार्थी है जो जानता है कि परीक्षा में यदि हमने पढ़ाई की है तो कोई भी प्रश्न आ जाए हम उसमें निपुणता के साथ और आत्मसात के साथ गंभीरता के साथ उस परीक्षा को देंगे। ये भय भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी में देखने में नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए, ढूंढे खोजे से प्रत्याशी खड़े होने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश का हाल नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ मची है, जो नेता नियत और विजन की कमी देखी जा रही है, उसके कारण भगदड़ जो मची है उससे घबराकर कांग्रेस के प्रत्याशी आज चुनाव नहीं लड़ने चाहते हैं। और 2023 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठ गया। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि एक ऐसे नेतृत्व को मौका दिया गया है। जीतू पटवारी जी जो अपने पार्टी के प्रति भावनाएं किस प्रकार की रखते हैं, वो कहते हैं पार्टी जाए तेल लेने मैं जीत जाऊं, तो पार्टी गई तेल लेने, कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया। और जब वो मंत्री रहते हैं तो कार्यकर्ताओं को ही जूते मारते हैं। तो ये पद्धति और पदचिन्हों को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने भी तय कर लिया है कि इस चुनाव से दूरी है। तो अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खोजे ढूंढने से भी कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। यही कारण है कि आज अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तैयारी के साथ अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और तारीखों को लड़ने युद्ध मैदान में भी उतरने की तैयारी पूरी तरीके से आश्वस्त के साथ चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनने के बाद आप उसका हृदय परिवर्तित करवा लेते हैं। आएंगे भार्गव साहब, आपके पास भी आएंगे। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, एक महत्वपूर्ण बात, पहली बार के वोटर 1.89 करोड़ 85 लाख युवतियां और युवा वोटर 18 से 29 साल का, यह है 19 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़। यही गेम चेंजर है अनूप। बिल्कुल, देखिए जो युवा वोटर हैं वो वाकई गेम चेंजर हैं और युवा वोटर एक नए मिजाज से वोट करने आते हैं। वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं लोगों के नेताओं के बातों में नहीं आएंगे, ये यकीन जानिए। वो पढ़े लिखे युवा होते हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सोच समझकर वो वोट करते हैं। और यही वजह है कि हमने पिछले कई सालों से हमने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं को किस तरीके से रिझाया जाए, युवाओं को किस तरीके से अपने पार्टी में लाया जाए, इसकी कोशिश लगातार उनके तरफ से की जाती रही है। लेकिन युवा कभी भी जो एक झूठा छलावा राजनीति पार्टियों की तरफ से दी जाती है उसमें नहीं आते हैं। और ये वाकई इस बार के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। पहले भी साबित होते रहे हैं और इस बार भी वो गेम चेंजर साबित होंगे। विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं हो सकता इन युवाओं के लिए। जो युवा वर्ग हैं वो शिक्षा और विकास जैसे मसले पर ही वोट डालते हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सजग है और सजग होने की जरूरत है कि वो इन मुद्दों को इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा रखे, जिससे ये वर्ग कम से कम खुश हो सके और ये वर्ग उनके पाले में आ सके। जी, ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, 19, 26 और 7 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण, और हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम बारी बारी जाएंगे। ममता, लेकिन सवाल मेरा ये 3 महत्वपूर्ण तारीख है और एक तारीख जाहिर तौर पर 4 जून जो है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। 3 चरणों में चुनाव होंगे और इसको लेकर सुशील आनंद शुक्ला जो है, जो कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख है, उनका कहना है कि 1 चरण में होना था, 3 में काफी दिक्कतें होती है। एक बार फिर से हम उनसे बात करते हैं, लगातार वो एनालिसिस कर रहे हैं। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका फिर से आपने एनालिसिस किया है, क्या कोई बात और जो कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है अगर हम बात करें तो? देखिए, कांग्रेस तो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारियों को पूरी तरीके से अमली जामा पहना लिया है। 23,000 से अधिक बूथों पे हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। चुनाव आयोग 3 चरण में चुनाव कराए, 4 चरण चुनाव कराए, इससे कांग्रेस पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि चुनाव 1 या 2 चरण में होता तो जनता को, आम आदमी को ज़्यादा सहूलियत होती। ठीक है, कहा जा रहा है कि सहूलियत के लिए ही 3 चरणों में कराया जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतना जो मेन पावर या तमाम चीजें झोंकना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है।
ये जैसी स्थिति थी तो विधानसभा का चुनाव 2 चरण में क्यों करवाया गया? विधानसभा भी 3-4 चरण में करवाना था, तब तो पूरे देश में चुनाव नहीं था, तब तो और ज़्यादा मशीनरी आपके पास खाली पड़ी हुई थी। तो आपका कहना है कि 3 चरणों में हो रहा है तो मौजूदा जो सरकार है उसको काफी सहूलियत हो जाती है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मौजूदा सरकार के खिलाफ तो जनमत है, तो उसको कंफर्ट जोन में आ ही नहीं सकती है। वो 5 चरण में करा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंफर्ट जोन में तो हम हैं, लेकिन जनता को परेशानी। चेहरा तो तय नहीं कर पाए हैं सर, कैसे कंफर्ट जोन में हैं आप? ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 543 में से बमुश्किल से 200 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो चलिए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनका तय है आपकी तरफ से। छत्तीसगढ़ के लिए अगर बात करें, हाँ, तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनका तय है सर, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा, आप कोई संशय है? राहुल गांधी आपको प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं दिखते हैं क्या? ये बड़ा बयान है आपका, मतलब आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? निश्चित, तो राहुल गांधी पूरे इंडी गठबंधन की सहमति है इससे लेकर। लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको रेखांकित कर लीजिए। पूरे इंडी गठबंधन की सहमति है। इंडी गठबंधन का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रदेश कांग्रेस। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूछेगा जरा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी में एक प्रधानमंत्री के जो गुण होने चाहिए, जो ईमानदारी होनी चाहिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने की जो क्षमता दिखती है, वो सिर्फ राहुल गांधी के अंदर में दिखती है। अच्छा, बिहार में सीट शेयरिंग कैसी होगी बिहार में? ये बिहार के बारे में हमारे के जो आप ही ने 543 का जिक्र किया ना, बताइए बिहार में सीट शेयरिंग कहीं अटकी है क्या? न्यूज़ 18 के वहाँ के आपने कहा ना सर, वो बताएं। मैं हाँ तो हम सुनिए, मैं 543 का भी जवाब सुन लीजिए आप। बहन जी सुनिए, जब विधानसभा का चुनाव की सीटें घोषित होती है तो राज्य की जो चुनाव समिति होती है वो करती है। जब लोकसभा के चुनाव की सीटें घोषित होती है तो केंद्रीय चुनाव समिति घोषित करती है। केंद्रीय चुनाव समिति हर राज्यों के लिए अलग अलग उसकी स्क्रीनिंग करती है। छत्तीसगढ़ का जब नंबर आएगा तो हो जाएगा देश। एक बड़ी बात है सर, फ्री बीज को लेकर खासतौर पे कहा गया, हर बार हालांकि कहा जाता है लेकिन साड़ियां नहीं बांटेंगे आप और तमाम चीजें नहीं बांटेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि देखिए, विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी लोगों में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती तब किसी को पीड़ा नहीं होती है। जब विपक्षी दल के लोगों की सहूलियत के लिए कोई बात करते तो फ्री बीज हो जाता है। विधानसभा चुनाव के समय 75,000 से अधिक महिलाओं, 75 लाख से अधिक महिलाओं के फॉर्म भरवा लिया, तब पीड़ा नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की करती तो आपको फ्री बीज लगता है। आएंगे, आपके पास भी आएंगे। चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, एक बात तय है कि हालांकि कांग्रेस से लगातार कोशिश की जा रही है, अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर बात करना चाहें तो वैसे, राष्ट्रीय स्तर पर बात करना है तो वैसे, पर यह तय है कि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मसला फंसा रहा और अब ऐलान हो गया है, अब मैदान में उतरने का वक्त है। जी प्लीज। देखिए आपको बता दूं कि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तो लग रहा था कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर बहुत बड़ी चुनौती जो है वो एनडीए गठबंधन को दे सकती है ये गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो जिस तरह से उनसे अलग हुई, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर अब दिखती है। दूसरी तरफ आपको एक बात बता दूं कि जिस बात का जिक्र अभी आपके भी माध्यम से कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में ही सीपीआई और कांग्रेस दोनों हैं, लेकिन वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सीपीआई के एक कैंडिडेट सामने है। ये क्या दिखाता है? क्या वाकई वो भी बड़ा चेहरा है, राजा फैमिली से दिखाता है कि आपके सबसे बड़े नेता के खिलाफ ही, जो आपके बड़े नेता के खिलाफ ही सीपीआई ने कैंडिडेट उतार रखा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया कि कांग्रेस के साथ हम पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे। आलम यह हुआ कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी है, उनके खिलाफ ही तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़े कैंडिडेट को वहां से मैदान पे उतार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन अभी एग्जिस्ट है, देखिए कई राजनीतिक पार्टियों ने तो साथ छोड़ दिया,
दूसरी तरफ जो अभी इंडिया गठबंधन के साथ है उनमें भी एकजुटता नहीं दिखती। आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं दिखता, पंजाब जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन के अंदर जो एक लग रहा था कि एक बहुत बड़ी चुनौती सामने पेश कर सकती है एनडीए गठबंधन के सामने, उसमें एकजुटता की बहुत बड़ी कमी है और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को हो रहा है। एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाने में लगा हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें तकरार देखने को सामने मिल रहा है। तो इसका सीधा जो है परिणाम में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और अगर राहुल गांधी बहुत बड़े नेता के तौर पर हैं, जो वाकई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो अभी तक अमेठी जो कि उनका परंपरागत सीट है उससे भी उनकी घोषणा अभी तक नहीं की गई। आपने वायनाड सीट से तो उनके नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अमेठी से कहीं ना कहीं कोई डर तो जरूर उनके मन में है कि आखिर कहां से किया जाए। आप अगर बीजेपी के लिस्ट को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस भी, जिस तरह का कॉन्फिडेंस कांग्रेस और एनडीए में है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल विपक्षी पार्टियों के बीच में नहीं दिख रहा है। जी जी अनूप, हम आएंगे आपके पास। दरअसल कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वंदना जी, अब ऐलान हो चुका है, मैदान में जाने का वक्त है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि सुशील आनंद शुक्ला साहब से चेहरों को लेकर पूछा जाए, बट वही सवाल मैं आपसे कि अभी भी आपके कुछ चेहरे बाकी हैं मैदान में जो क्लियर नहीं है। अब क्या कुछ चुनौतियां और क्या तैयारियां? जी वंदना जी। देखिए, चुनाव में तो चुनौतियां होती ही है, और यदि जुमलेबाजी के सरदार से अगर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो वाकई में चुनौती है। लेकिन अभी जो कुछ प्रत्याशियों का नाम बाकी है, जो 5 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, तो उस प्रत्याशियों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। और जो प्रत्याशी मैदान पर आएंगे 100% वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होंगे, और जाहिर सी बात है वो जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जो आसानी से चुनाव जीत करके, वो लोकसभा चुनाव जीत करके दिल्ली में बैठ करके छत्तीसगढ़ वासियों को बात रख सके, हम ऐसे उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो मोदी जी की जुमलेबाजी है या डबल इंजन की सरकार है, वो जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। 2014 से लेकर के बात करते हैं, मोदी जी ने जो बात किया था, तो उस बात पर कितने खरे उतरे हैं और कितने खरे उतरे नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। यदि हम महंगाई की बात करते हैं, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात मोदी जी ने कही थी, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात कही थी। इन सभी बातों पर आज जनता के पास जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर नहीं मिला पा रहे हैं। तो आज महिलाएं पूछती है कि वही जो नरेंद्र मोदी जी जो 35 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल देने की बात करती थी, और आज पेट्रोल डीजल 100 के पार है। ये अलग बात है कि चुनाव नजदीक आते ही 1 रुपया 50 पैसा कम कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ की बात करती हूं, 3 माह अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बनी हुई है, और 3 माह में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता नकार रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही हार का सामना करना पड़ेगा। अगर उन्हें नकारा जा रहा है तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस एंगल के साथ मेरा अगला सवाल रहेगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो वासु, अब ऐलान हो चुका है और कुछ चेहरे क्लियर नहीं है, कुछ पार्टियों के क्लियर हैं। इन सब के बीच किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं भोपाल से? और मेरा ख्याल है आप कांग्रेस भवन के सामने ही खड़े हैं। जी, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती तो देश भर में है, लेकिन एमपी में अब तक महज 10 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर कर पाई है। 18 सीट अभी भी बाकी हैं। खजुराहो की 1 सीट मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी हुई है। कांग्रेस का ये दावा है कि हम लोग जल्द ही अपने जो कैंडिडेट्स है वो घोषित कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार मंथनों का दौर भी चला, कई दौर की बैठकें यहीं पे इसी भवन में हुई, इसके बाद दिल्ली नाम भेजे गए, लेकिन अब तक जो कांग्रेस की तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। सूत्र बता रहे हैं कि 18 तारीख को बचे हुए नाम
जो है वो जारी कर देंगे, यानी कि 18 तारीख को 18 नाम और जो है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस, राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है, जो वादे किए हैं, खासतौर पर महिलाओं को सामाजिक न्याय की गारंटी, युवाओं को 30 लाख रोजगार देने की गारंटी और इसके अलावा जो जातीय जनगणना की बात लगातार कांग्रेस कह रही है, इन 3 चीजों पर फोकस करते हुए कांग्रेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पर जाएगी, लोगों के घर घर पहुंचेगी और कांग्रेस का मैसेज पहुंचाने की बात जो है वो करती हुई नजर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि ये कोशिशें कांग्रेस के लिए कितनी रंग लाती हैं, कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी 7वें आसमान पे है क्योंकि वो अभी अभी विधानसभा का चुनाव बड़ी बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने अपनी जमीनी जमावट को मजबूत कर लिया है, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पे वो काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है कई तरीके की परेशानियों से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लगातार नेताओं का बीजेपी में जाना, कांग्रेस से पलायन का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वो अब एक बड़ी चुनौती वहां पर कांग्रेस के लिए बना हुआ है। कई सीटों पर जो मंथन है वो लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो भंग हुए लगभग लंबा अरसा हो चुका है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कांग्रेस की नई टीम भी नहीं बन पाई है। तो ऐसे तमाम सारे हालातों में अब कांग्रेस कैसे लड़ेगी, कैसे जमीनी स्तर पर काम करेगी, कैसे मजबूत चेहरों को उतारेगी, कैसे बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर 8 विधानसभा एक लोकसभा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो आती है 16 लाख 18 लाख ऐसे वोटर्स की संख्या है। तो उन तक पहुंचना बड़ी एक जो है वो चुनौती होती है। बीजेपी दावा कर रही है कि हम तो एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, मैन टू मैन मार्किंग करने का काम करेंगे, पर कांग्रेस की क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली और कितना प्रभावी प्रदर्शन वो कर पाती है। क्योंकि अगर आप 19 के चुनाव में जाएंगे तो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा छोड़ दीजिए, 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, उसके अलावा कहीं चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार वो तस्वीर कितनी बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए तस्वीर कितनी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 के एडिटर सुधीर दीक्षित भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनके जरिए भी इसे डिकोड करेंगे। सुधीर, पहले सवाल इलेक्शन के लिहाज से, जो डेट्स आए उसके लिहाज से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं और ऐलान कर दिया गया है, पूरे जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान कर दिया गया है। जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद तो कतई नहीं थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव कितने चरणों में होगा या 4 चरणों में होगा या कुछ था, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 1 से ज्यादा चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। और जब आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को चुनाव होंगे। खास बात यह है कि जब जो पहले चरण के चुनाव होने उसमें काफी महत्वपूर्ण सीटें, बीजेपी का जिस सीट पर टारगेट है, छिंदवाड़ा सीट का चुनाव पहले ही चरण में होने वाला है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ललित, इन सीटों को अगर आप देखेंगे, ये जो 6 सीटें हैं ये बीजेपी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 6 की 6 जो सीटें हैं वो आदिवासी बहुल इलाके की आती है और दोनों पार्टियों का फोकस विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक आदिवासी वोटों पर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, जो 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, उसके बाद जब दूसरे चरण के 26 अप्रैल को जो चुनाव होंगे, टिकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, ये इन सीटों पे भी जो है दोनों पार्टियों का जोर ज्यादा रहेगा। लेकिन पहले चरण के जो चुनाव होंगे उसमें जो मतदान होगा, उसमें मतदान का जो प्रतिशत होगा, उससे यह अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि आगे का चुनाव, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो 29-0 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और मतदान कितना होता है, उससे कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि चुनाव किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी एक और बड़ा जो मसला है वो यंग वोटर्स का है। मैं आऊंगा आपके पास। युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है? जी बिल्कुल, देखें 3 चरणों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है और अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा से हमारी बात हुई, ललित, उन्होंने कहा कि बीजेपी साल भर पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक परीक्षा के दिन पढ़ाई नहीं करते। तो हमारे बीच अनुराग अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, सीधे हम उनसे ही बात करेंगे। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? 3 चरणों में चुनाव होगा। देखिए, हम तो लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बल्कि हमेशा जनता के बीच रहती है और जनता के कार्य करते रहती है और विगत 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को उन्होंने बता दिया है। ऐसा एक भी विषय, ऐसा एक भी वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने काम ना किया हो। आज हम दूसरा विश्वास का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो या राम मंदिर निर्माण की बात हो। हमने जो किया वो करके दिखाया। वही हाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और हम ही संवार रहे हैं।
3 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने मोदी की गारंटी को पूरी करके दिखाया, चाहे 18 लाख आवास की बात हो, चाहे धान का 3100 रुपए रेट देने की बात हो। मुद्दे क्या लेकर के आप लोग जाएंगे? लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 11 सीटों पर आप लोगों की जीत होगी, कि मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी, या फिर अन्य कोई मुद्दे और हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी का चेहरा, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के कार्य और जनता के प्रति हमारा विश्वास और हमारा जनता के प्रति विश्वास, इससे बड़ा मुद्दा हो क्या सकता है। हम तो कह रहे हैं ना, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाया। हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण हो गया। CAA लागू हो गया, यहाँ पे जनता को अधिकार, नागरिकता देने का कानून। और दूसरी तरफ बात करें आम आदमी के लिए, शौचालय की बात, उनके आवास की चिंता, उनके बिजली की चिंता, किसानों के लिए बस्तर में चुनाव एक चुनौती है, जिस तरह से फोर्स वहां डिप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव गुजरे 3 महीना नहीं हुआ है। बस्तर और सरगुजा की जनता ने बताया दिया है कि उनका विश्वास किसके साथ था। उनका विश्वास छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास था। 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में आपको याद होगा कि धर्मांतरण का कैसा कुचक्र चलाया कांग्रेस ने वहां पे। कांग्रेस के समय के SP ने कहा था यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, कांग्रेस ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। उसके कमिश्नर ने कहा, बाद में उनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार उसको प्रश्रय देते रही। स्थिति ये हो गई कि धर्मांतरण की लड़ाई शमशान में पहुंच गई। अंतिम क्रिया को लेकर लड़ाइयां हो रही है। वहां की जनता जानती है कि आदिवासियों की संस्कृति को नाश करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमने तेंदुपत्ता की जो आज कीमत है 5500 रुपए प्रति बोरा कर दिया। चरण पादुका, जब ये जाते हैं वहां पे तेंदुपत्ता तोड़ने, उनके पैर में कांटे उठते, उसको चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चरण पादुका योजना ली। वहां पे पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद आज पीछे जाने लगा है। सबसे बड़े नक्सलियों के गांव पुअर्ती में आज भारतीय जनता भारत का झंडा फहरा है। बहुत अच्छी बात, आप नक्सलियों के गांव तक पहुंच गए। पिछले 1 साल का आंकड़ा यह है कि 9 BJP के जो नेता हैं उनसे टारगेट किलिंग हुई नक्सलवाद की। खैर, लगातार हमारे साथ बहुत बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। भार्गव साहब हमारे साथ बना हुए हैं। भार्गव साहब, अब आपका टारगेट 29 का है मध्य प्रदेश के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से आप 400 पार का जिक्र कर रहे हैं। महाकौशल और महाकौशल में खासतौर पर छिंदवाड़ा, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? की बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 370 सीटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर देश में सत्ता पे काबिज है, वो जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये मानकर चलिए, मध्य प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट कर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको सिद्ध करने की तरफ बढ़ेगी। और महाकौशल और चाहे कोई भी प्रांत आप ले लीजिए, सभी दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश और देश में जो विकास की सौगातें दी हैं जनता को, वो निश्चित रूप से आशीर्वाद स्वरूप हमको मिलेंगी। और हम परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठ गए हैं। अब आप देखिए किस प्रकार के रुदाली वाले आंसू बहाने कांग्रेस के तमाम नेता शुरू हो गए हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। वो चरणों पर राजनीति करने लगे हैं। उनको ये होश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कभी सौगात देने में थोड़ी जल्दबाजी भी हो जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गिनवा रही है। आऊंगा मैं आपके पास, भार्गव साहब आऊंगा मैं आपके पास। वंदना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वंदना जी, लगभग चीजें अब तय हैं और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आपके जो कैंडिडेट है वो कब तक आएंगे। कैंडिडेट्स के नाम भी खैर सामने आ जाएंगे। इन सब के बीच सवाल ये, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, और क्या वाकई बस्तर सीट लखमा बनाम बैज इसकी वजह से आपके लिए चुनौती बन गई है? जी प्लीज। सर, सीट की यदि बात करते हैं तो दो जो कैंडिडेट है वो दोनों में मतलब आप देखेंगे नहले पे दहला है। दोनों कैंडिडेट पर हम कोई उस पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और रही बात यदि बस्तर की बात और रही बात यदि बस्तर की बात करते हैं और हम अपनी जो पॉइंट लेकर के जा रहे हैं, तो हम नारी न्याय के लिए जो बात कर रहे हैं, नारी न्याय के लिए सेंट्रल में अपनी भाजपा की सरकार को हटा करके कांग्रेस की सरकार आती है, तो हर एक गरीब परिवार में एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देंगे। सरकारी भर्ती में जो अभी जो गवर्नमेंट बनने के बाद जो नई सरकारी भर्ती आएगी उसमें 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। हर एक पंचायत में मैत्री के रूप में एक महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, ताकि उस ग्राम पंचायत में यदि कोई महिलाओं को कुछ तकलीफ है तो वो खुल करके बात कर सके। तो महिलाओं के लिए, नारी न्याय के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे कि अपनी बात रख रहे हैं और आप अभी सत्ता में नहीं है, नारी के न्याय की चिंता कर रहे हैं। टिकटों के बंटवारे में देखा जाए तो नारी के साथ कुछ अन्याय होता नजर आता है। क्यों वंदना राजपूत कहीं नजर नहीं आती हैं? जी
देखिए, यदि अगर आप बात करते हैं टिकटों की बात है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा से कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और हमेशा से प्राथमिकता दिया गया है। यदि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो 33% जो आरक्षण था, जो उनको बिल पास कर देना था, तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फायदा महिलाओं को मिलता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी की बात सुन रही थी, सारे बात किए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बात नहीं की। पिछले 3 माह में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी मतलब दुखी मन से इस चीज को मैं आपको कह रही हूं, मैं जो नारायणपुर जिले में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 8 जो नाबालिग बच्ची है, उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। विद्या के मंदिर में शारीरिक शोषण किया जाता है। एसपी को इसकी जानकारी रहता है, कलेक्टर को इसकी जानकारी रहता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। इन लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वही बेटी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो उस बेटी के साथ अत्याचार, अनाचार और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ लेकर के बैठे हुए वो कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। वंदना जी, एक और मेहमान जुड़ गए, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। सूर्या मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो कुछ कमेंट भी इस पर करना चाह रहे हैं। सूर्या जी प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना जी को सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने नारी सम्मान की बात की, इन्होंने कहा कि नारी के संग इतना जो है अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। अरे मेरी बहन, 70 साल तक जिस पार्टी की सत्ता रही है और उन्होंने इस देश की महिलाओं को इज्जत घर ना दिया हो, खुले में शौच करने के लिए देश की मातृशक्ति मजबूर रही हो, वो पार्टी यदि महिलाओं के लिए बात करे तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति कोई नहीं होगी। मैं मानता हूं यदि किसी बहन के संग या किसी बेटी के संग कोई व्यभिचार होगा, उस पर कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में जरूर होती है, लेकिन आपका एक राज्य था अभी जो इस चुनाव में बदला गया, राजस्थान, महिला अपराध में नंबर 1। जिन नाबालिग बच्चों की आप बात कर रही है, पूरे देश में जितना बलात्कार नाबालिग बच्चियों के संग होता था, उसमें से आधा क्राइम राजस्थान में रजिस्टर्ड होता था। और आपकी गहलोत सरकार के एक मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने कहा था, विधानसभा में कहा था, मुख्यमंत्री साथ में बैठे थे तब कहा था कि राजस्थान जो है मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां बलात्कार होते हैं। यह सोच आपकी पार्टी की है और आप यहां टीवी पर बैठकर इस प्रकार के घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आप मेरी भी मां हैं, मेरी भी बहन है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के कारण आज हमारी बहन बेटियां जो है वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। आप देखिए किस प्रकार से कच्चे मकानों को पक्का करके, नल से जल देकर, बिजली का कनेक्शन देकर, इज्जत घर देकर बहन बेटी की रक्षा की है और उनकी रसोई से चूल्हा हटाकर गैस स्टोव देकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की है। आयुष्मान कार्ड देकर उनको किसी प्रकार के मेडिकल खर्चे से सुरक्षित किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बात को आप याद रखिए। ठीक 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 ठीक, आएंगे आपके पास, सूर्य जी आपके पास आएंगे। सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिछली बार जब चर्चा हुई तब आपने याद दिलाई, आदिवासियों पर फोकस की बात। ठीक है, टारगेट 400 पार रखा जा सकता है, 543 रखा जा सकता है, 550 भी रखा जा सकता है, पर यह तय है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने जोर भी लगाया है और अभी और जोर लगाने की जरूरत भी है। जी सुधीर। बिल्कुल, देखिए मुझे ये लगता है कि जब तक इस देश में जब से चुनाव का आगाज़ हुआ है 1952 से लेकर अब तक चुनाव नज़र होते जा रहे हैं, तो शायद ही मध्य प्रदेश में कोई चुनाव ऐसा रहा होगा कि जहां पर जातिगत समीकरण पर या सामाजिक समीकरण पर काम न किया गया हो। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार जैसे जो राज्य है वहां पर आधुनिकता कितनी भी आ गई हो, लेकिन आज भी चुनाव सामाजिक समीकरण के हिसाब से लड़े जाते हैं। वहां जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है उसको ये क्लियर कट पता होता है कि मुझे किस समाज के कितने वोट मिलेंगे और कौन सा समाज मुझे वोट नहीं देगा। वैसा ही मामला खास तौर पर आदिवासी इलाकों में है और इसीलिए अब पार्टियों की नज़र खास तौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, ओडिशा या झारखंड की हम बात करें, आदिवासी बहुल ये राज्य भी हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में आदिवासी वोटर्स भी रहते हैं जो धीरे धीरे अपने अधिकारों को लेकर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है किसी भी तरीके से उनको लुभाने में कोई प्रक्रिया या कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बार चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
चुनाव आयोग ने ऐसे कई नवाचार किए हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने का काम करेंगे, झूठी अफवाहों पर लगाम लगाने का काम करेंगे और व्यक्तिगत आक्षेप, खास तौर पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत सारे दोहे और शेरो शायरी भी सुनाई। आपने याद होगा कि एक शेरा ये था कि जो दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। चलिए, तो खास तौर से मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बशीर बंदे का उन्होंने कोट किया था। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। कमल पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पटेल साहब, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, आपके चेहरे मैदान में हैं और आप तो खैर लगातार ही लगे हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा जी। पटेल साहब, कितनी तैयारी? पूरी तैयारी। आज हमने हरदा में भारतीय जनता पार्टी का जिले का सम्मेलन किया था, जिसमें हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह जी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी आए थे और हजारों कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश वशिष्ठ गुरु, जो एआईसीसी के मेंबर थे, प्रदेश कांग्रेस के पहले महामंत्री रहे, यहाँ के स्तंभ रहे, उनके साथ कई सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार भारत में होगी। मध्य प्रदेश में हम 29 में से 28 हमारे पास 29 से 29 जीतेंगे। ये जो तिलिस्मी जादुई ताकत है, इसका राज नहीं बता रहे हैं आप कि कैसे कोई खिंचा चला आता है आपकी तरफ। मैं एक बात और करना चाहूंगा, सतना और छिंदवाड़ा क्या आपके लिए तनाव पैदा करते हैं दोनों सीट? बिल्कुल नहीं। मोदी जी लड़ रहे हैं सभी जगह, कमल का फूल लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। और आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे आते हैं, तो वो है हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं कार्यकर्ता। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और हमने, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीना सिखाती है, देश के लिए काम करना सिखाती है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या एक गांव का कार्यकर्ता बूथ का, वो देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए करता। मैं अपने लिए नहीं हूं, अपनों के लिए हूं। और अपने वो है जो सबसे वंचित है, सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उनको आगे लाना काम है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, कि जो सबसे विकास की कतार में पीछे खड़ा है, उसको हम आगे लेकर आए और उसका आगे काम करें। और इसलिए इतनी योजनाएं बनी है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, व्यापारी, ठेले वाले, रेवड़ी वाले, जो रोड पे 10 रुपए सैकड़े में ब्याज से ऋण लेकर काम करते थे, उनको निःशुल्क बगैर ब्याज का ऋण देकर काम किया। हर वर्ग की चिंता की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसके कारण आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश की जनता खड़ी है। 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का है और कांग्रेस और सोनिया का परिवार सिर्फ नकली गांधी वो परिवार है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। बहुत अच्छी बात है। मैं मिसाल के तौर पर, हाँ, मैं दरअसल मिसाल के तौर पर ये बता रहा हूं। एक जगह है रायपुर, आप तो जानते हैं, आपका आना जाना भी है। रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल साहब हैं, बड़ा लंबा चौड़ा उनका प्रोफाइल है। उन्हीं ब्रजमोहन साहब को विधानसभा लड़ाना पड़ा, उन्हीं को मंत्री बनाना पड़ा, उन्हीं को अब लोकसभा भी लड़वाना पड़ रहा है। इतने प्रचंड परिवार के पास कैंडिडेट्स की तो कमी नहीं है पटेल साहब। नहीं, कैंडिडेट की, देखिए कैंडिडेट की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय एक देखा जाता है, पहला उद्देश्य होता है चुनाव जीतना, दूसरा होता है कि केंद्र के अंदर भी अच्छे और योग्य नेताओं की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारा इतना योग्य है कि वो एक एक कार्यकर्ता जानता है उसकी क्षमता क्या है, उसका कहाँ उपयोग करना है। और इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व में जिसको जहां जिम्मेदारी दी है, हमारे हम कार्यकर्ता है, हमने कहा ना, हम देश के लिए, पार्टी पहले, हमारे लिए हम बाद में। और इसलिए पार्टी जो आदेश करती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वो सब पालन करते हैं और जिसको जहां आवश्यकता होती है उसके अनुसार केंद्र के नेतृत्व का निर्णय हमारे लिए सिरोधारी। एक सवाल ये रहेगा कि अगला पोस्टर किसका जारी करवा रही है आपकी पार्टी? क्या? लगातार पोस्टर के जरिए छत्तीसगढ़ में आप हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार आप हमलावर हैं पोस्टर के जरिए। न भूपेश बघेल को छोड़ रहे हैं और न बाकी उनके जो नेता हैं। पोस्टर वॉर में आपका एक्सपर्टीज भी है, तो क्या वो सिलसिला जारी रहेगा पटेल साहब? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो हर क्षेत्र में आगे है।
काम करने में आ गए, देश की सेवा करने में आ गए, गरीब की सेवा करने में आ गए, सरकार चलाने में आ गए, और हमारे लिए सब कुछ देश है। और इसलिए भारत जो पिछड़ा था, गंदा देश कहते थे लोग, विदेशों के अंदर भारत की बेइज्जती होती थी, भारत को कोई पूछता नहीं था, भारत के नागरिक को विदेश में कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से भारत स्वच्छ भी हुआ, गरीबी रेखा से लोग करोड़ों की संख्या में हुए, रोटी कपड़ा और मकान दिया, स्वच्छ भारत किया, विकसित भारत बना रहे। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया का नंबर 1 बनेगा। लेकिन गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचाना हमारा लक्ष्य। लेकिन पटेल साहब, नीति आयोग के गरीबी के आंकड़े और खाद्यान्न हम जो दे रहे हैं 80 करोड़, वो आंकड़े, उसमें बड़ा गैप है, उसमें बड़ा विरोधाभास है। पटेल साहब, कैसे विरोधाभास बताइए? 85 करोड़ तकरीबन जो गरीब है उन्हें खाद्यान्न दिया जा रहा है। आयोग के आंकड़े निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। कोरोना के बाद जो गरीब लोग हैं उनको 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का निःशुल्क इलाज हर साल उनके परिवार को हो जाता है। कांग्रेस के राज में लोग तड़प तड़प के मर जाते थे, कर्ज ले लेके जमीनें बिक जाती थी, मकान टपरी बिक जाते थे, मंगलसूत्र चल जाते थे। आज उनको कोई गरीबों को चिंता नहीं है, मध्यम वर्ग को चिंता नहीं है। अगर बीमार हुए तो सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनके 5 लाख का, एक परिवार में 25-25 लाख का एक साल में इलाज हो रहा है। नहीं, इसमें निसंदेह ये जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं 4 करोड़ मकान, पटेल साहब जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं, उसे जमीन पर अगर आपको महसूस करना है तो आप कस्बाई इलाकों में जाइए, जहां गरीब प्राइवेट अस्पताल में उस कार्ड के भरोसे जा रहा है और ठीक होकर आ रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मेरे सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत खास पैनल भी बना हुआ है, लेकिन पटेल साहब ने चूंकि वक्त दिया, हम उनसे ये चर्चा कर रहे हैं। अपर्णा भी आपसे सवाल करेंगी। सर, मेरा सवाल एक यहाँ पर यह भी उठता है, मध्य प्रदेश सरकार में जो खजाने को लेकर बात उठती है, बोझ पहले से ही है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव की घोषणा से ऐन पहले 4% डीए बढ़ाने का ऐलान, सरकार पे क्या ये बोझ और भारी भरकम नहीं पड़ेगा? देखिए, सरकार अपने कर्मचारी जो काम करते हैं रात दिन, प्रदेश के विकास और देश के विकास में सेवा देते हैं, उनका भी परिवार है, उनकी भी महंगाई के हिसाब से आवश्यकता है, और इसलिए 4% डीए बढ़ा के दिया था। खुशी की बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। दूसरा, हमने टैक्स भी बढ़ाया, सरकार की आय भी बढ़ी है और सरकार का खजाने भी बढ़ोतरी हुई है। हमने जहां जहां लूपहोल्स थी उसको रोका है, हमने करप्शन पर रोक लगाई है, हमने वसूली ज्यादा की है, और उसके कारण प्रदेश के विकास में हम 4 चांद लगा रहे हैं। हमने 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी 50 साल, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी अंग्रेजों के समय से, वो राजा महाराजाओं के समय से लेके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई और आज 2024 है, हमने अभी तक 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी है और 65 लाख तक हम 2025 तक ले जाने वाले हैं। हमने गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया, गांव-गांव में सड़कें बना दी है, हमने बिजली गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा दी है, और आज गांव-गांव में सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री सर सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता आपके निष्ठावान है, समर्पित है। बीजेपी लगातार कहती है सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दरवाजे आपने खुले हुए हैं, खुले बाहें पसारी हुई है। आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ, लेकिन सूर्य प्रकाश जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अभी जो प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के आंकड़े और जो 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे, सुनिए, मैं इसके ऊपर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप इस चीज की डेफिनेशन इससे ना करें कि जिनको भी खाद्यान्न मिल रहा है वो गरीब हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से जो लोग बाहर निकल के आए हैं 25 करोड़ लोग, क्या आपको लगता है कि यदि उनकी जो भारत सरकार के तय पैमाने हैं उनसे ऊपर वो निकल के आए हैं तो क्या वो उच्च वर्गीय पहुंच गए? नहीं। भारत की सरकार जो 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है वो इसलिए भी दे रही है कि हमारे भंडारण के अंदर यदि कोई राशन सड़ जाए उससे अच्छा है कि वो मध्यम वर्ग को और जो उससे नीचे का गैर मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उसको पहुंचे। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, मैंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, आपने भी सरकारी अस्पताल से लगवाई, मैंने भी सरकारी अस्पताल से लगवाई। तो क्या आप गरीब और मैं गरीब हूं? नहीं। यह नरेंद्र मोदी जी की खूबसूरती है कि वो अनाज को सड़ाने की जगह, शराब माफिया को देने की जगह घर घर में पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। ये कांग्रेस की नीति रही है, शराब माफिया को सड़ाकर अनाज पहुंचाने की। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं।
ठीक, प्लीज कंटिन्यू। दवा और अनाज जो आपने जोड़ा है, गेहूं से लेकर या अनाज से, खाद्यान्न से लेकर वैक्सीन तक, एक बात और भी है, ऐसा नहीं है, हमारे अपने सर्वे में निकल कर आया 56% बेरोजगारी को लेकर लोग वोट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष हो भी तो। मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान भी यह महसूस किया, लोगों ने साफ कहा कि विपक्ष है कहां। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैथिल साहब प्लीज। देखिए, आपने कहा 56% बेरोजगारी। मैं पहले आपसे यह पूछता हूं कि यह आंकड़ा आपने कहां से उठाया, मुझे इसका उत्तर दीजिए। देखिए, एनएसएसओ जो है वो आंकड़ा नहीं देता है। नहीं 56% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली थी, तब इस देश की एक कील से लेके और जहाज तक चीन से बन के आता था। ये जो नरेंद्र मोदी नाम के एक करिश्माई व्यक्तित्व है, उन्होंने भारत में जब से सत्ता संभाली, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से देश को उपभोक्ता से उत्पादक के रूप में शिफ्ट किया है। देश के अंदर इंडस्ट्री लगाने, स्टार्ट कराने, यूनिकॉर्न बनाने और उसके अलावा देश के उद्योग वर्ग को प्रोत्साहित करने का काम इन्होंने किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता आपके कौन से सर्वे हैं, लेकिन आज देश की जनता तो यह बोल रही है कि आज हम भारत में पोल किया था सूर्य प्रकाश मैथिल जी, 3 बड़े मुद्दे थे महत्वपूर्ण। में पहला मुद्दा 56% लोगों ने माना कि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, जब वो बटन दबाएंगे उनके जहन में पहला मुद्दा ये आएगा। ठीक है, और तो वो आएगा ना, उनको पता है ना कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को रोजगार दिया। उन्होंने चीन के उपनिवेश को हटाकर भारत को एक औद्योगिक क्रांति और उद्योग जगत का एक बड़ा सितारा बना दिया है। ठीक सूर्या जी, ठीक है। अगर रोजगार की अगर यही स्थितियां होती तो यूपी से हमें इजराइल नहीं जाना पड़ता ना। ठीक है, आएंगे आप बातें आप कर रहे हैं आज यूपी की। नहीं, गलत बात, आपने गलत टिप्पणी की है। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के राज में 18% की बेरोजगारी दर थी। इसका कतई ये मानी नहीं है इसका कतई ये मानी नहीं है कि कोई रोजगार के लिए इजराइल जाएगा। नहीं, कतई नहीं, इसका मानी ये नहीं होता। विभाजन करेंगे बेरोजगारी के आंकड़ों का, तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी निकलेगा। सुधीर जी भी हमारे साथ बने हुए। सुधीर जी के पास में बहुत देर से गया नहीं हूं। सुधीर जी, अब मुद्दों से लड़ाई चेहरों पर आ चुकी है और चेहरों से मामला अब सीधे सीधे रहेगा उस बात की तरफ जिसे लेकर आपने वो शेर कहा था। आयोग के ऊपर चूंकि आरोप धड़ाल से लग जाता है, तब आयोग ने कहा था कि नेताओं को अपने बयानों पे बहुत सावधानी बरतनी है और अब जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ेगी। जी सुधीर जी प्लीज। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वहाँ पर मीडिया और खास तौर से नेटवर्क 18 समूह जो है वो हमेशा बड़ी जिम्मेदारी निभाता रहा है। पूरे जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों के साथ और सच्चाई अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, और हम हमेशा से कहते आए हैं कि चुनाव मतलब न्यूज़, और उसी जिम्मेदारी को लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में भी हम उसी शिद्दत के साथ निभाएंगे। जो बात ललित अभी आपने कही थी, जहां तक सवाल चेहरों को लेकर लड़ाई का है, जहां तक बयानबाजी का है और जहां तक तथ्यों का है, एक बात चुनाव आयोग ने यह भी कही है कि जो तथ्य होंगे उनको न किया जाए, विज्ञापन में और समाचारों में और यानी कि खबरों में यह फर्क करना होगा और इसको समझना होगा। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ हम भी समझते हैं, हमारी टीम भी समझती है, और जहां तक जो अलग अलग चेहरे शामिल होंगे, पार्टियों में जो लोग शामिल होंगे, वो पार्टियों की नीति रीति है, वो पार्टियों का काम है कि उनके पास जो लोग आएंगे या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके प्रति वो कैसे रवैया अपनाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत कमेंट नहीं किए जाएंगे, नफरत किए जाने वाले कमेंट वो भी नहीं किए जाएंगे। एक बहुत बड़े जो चीज है ललित, आप देखना, चुनाव में हमेशा पैसों को लेन देन के आरोप लगते हैं और पैसों की हेराफेरी के आरोप लगते हैं कि पैसा पहुंचाया जा रहा, पैसे दे के वोटिंग हो रही है। तो चुनाव आयोग ने एक नई चीज इस बार लाई है कि जो हवा में जो पैसा उड़कर पहुंचता है, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए, चार्टर प्लेन के जरिए जो पैसा पहुंचता है, इस बार उनकी भी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि हेलीकॉप्टर के जरिए अगर पैसा जा रहा हो तो उनकी जांच नहीं होती थी। अब हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन जैसे ही लैंड करेंगे उनकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं पैसे का जो मामला है, और चुनाव आयोग लगातार चुनावों को जो पारदर्शी बनाने के प्रयास कर रहा है उस दिशा में इसको एक बड़ा कदम ललित माना जा सकता है। जी आप कह रहे हैं। वंदना जी, इसी मुद्दे पर बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लेकर ये आरोप लगाया कि जिनके पास जो संपन्न है कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया है, चाहे फिर वो ताम्रध्वज साहू या भूपेश बघेल।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस पर साफ बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर सबसे बड़ा यदि लोकतंत्र की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और लगातार जो कार्य कर रहे हैं, और जो लगता है कि नहीं हमको, क्योंकि चुनाव में हम वही कैंडिडेट को आगे करना चाहते हैं कि जो वाकई में जो जीत करके आ सके, और चुनाव जो होता है एक चुनौती होती है। और सबसे बड़ी बात आपको, अगर भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी जैसे पोस्टर वार की बात कर रहे थे, तो राजनांदगांव को एक जिहाद गांव के नाम से भारतीय जनता पार्टी पोस्टर वार कर रही है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो छत्तीसगढ़ की जो शांति प्रिय अपना प्रदेश है, जो बमलेश्वरी डोंगर गांव की जो धरती है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यदि कुछ काम किए हो तो वो बात बताए ना। 3 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सहायक जी की सरकार की बात है या मोदी जी की बात है, यदि उन लोग काम करते हैं वास्तविकता में तो उस चीज को उन लोग को बताना चाहिए। आप पोस्टर वार करके आपके छत्तीसगढ़ के महतारी के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार इन लोग नक्सलाइट घटना के बारे में पहले बात करते थे, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की नेता की हत्या कर दी जाती थी तो टारगेट किलिंग बोलते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की 3 जो नेता है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये क्या टारगेट किलिंग बोलेंगे क्या इसको? क्या भारतीय जनता पार्टी की नेता ही टारगेट किलिंग करवा रहे हैं क्या अपने कार्यकर्ताओं पर? भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि जैसे अभी मैं सुन रही थी कि बोल रहे थे कि सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो रहे। क्या आपके पास जादुई ताकत है क्या? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, इन लोगों के पास जादुई ताकत नहीं है। जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग करते हैं। छापा मारो, उसके बाद डरा धमकाकर उनको, फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के उसमें दल में मिला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं आपको चाहे तो आपको मैं प्रूफ भी भेज दूंगी मैं, कि जिस कंपनियों में छापा मारा गया कुछ दिन बाद उस कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बॉन्ड खरीदे हैं। जिस कंपनियों ने वहां पर कंपनियों को डराया गया, धमकाया गया, ईडी की छापा है चाहे सीबीआई के छापा है, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को बाद में सहयोग देते रहे। तो ये क्या है भाई? आप देखेंगे हम लोकतंत्र को मानते हैं, और आपके माध्यम से तो मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है। इस जो चुनाव होता है इसमें बिल्कुल पारदर्शिता अपनाना चाहिए। जिस पार्टी को आप दे रहे हैं वोट, जो हमारी जो जनता वोट डालती है उसी पार्टी को उसका वोट जाना चाहिए, ना कि दूसरे पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोलती है कि विपक्ष में यहाँ विपक्ष का काम नहीं देखता, तो हम विपक्ष में, इसीलिए आप आज महिलाओं के बारे में आप बात करने में समर्थ नहीं है। दिल्ली के पहलवान बेटियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करते थे, आज दिल्ली के पहलवान बेटियों को क्या न्याय मिला क्या? अभी मध्य प्रदेश के मैं प्रवक्ताओं को सुन रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आदिवासी दलित महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, आदिवासी के ऊपर खड़े खड़े होकर वहां पर पेशाब कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ, 8 दिन पहले अभी 8 आदिवासी बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। बालोद जिले में 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अपराध हो रहा है लेकिन थाना में अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है। और इन लोग 3 महीने में ही अपराध हुए हैं क्या वंदना जी? प्रदेश के सरकार में मैं वही बता रही हूँ कि 3 महीने में देखिए, अपराध तो होना नहीं चाहिए महिलाओं के ऊपर। यदि अपराध होता है तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम अपराधियों को उनकी जो किए की सजा दे, ना कि उनको छुपाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जो ठीक है, जैसे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, आपके सवाल को उठाएंगे हम वहां पर। ठीक है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि अभी जो नारायणपुर जिले में जो 8 बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ, वो जो साला के जो लोग हैं उनको, उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं और उनके द्वारा ही माफीनामा लिखाया जाता है। एक कहाँ का न्याय है? हम कैसे बेटी को बचाएंगे और कैसे बेटी को पढ़ाएंगे? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती है। ठीक है, अब धरातल पर आकर के मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेती हूँ, भोपाल का भी रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर 15 सीटों की बात कर रही है, लेकिन उनका तो लक्ष्य, बीजेपी ने पर लक्ष्य क्लियर कर दिया, 58 सीधे 70% तक जाना है, वोट प्रतिशत उन्हें अपना, और साथ ही 29 सीटों पर दावा कर रहे हैं वो अपना। क्योंकि उन्होंने अभी तक इसी ढंग से दावे किए हैं।
1977 से लेकर छिंदवाड़ा सीट को वो लगातार दावा करते रहे, हर बार विफल हो जाते, क्योंकि छिंदवाड़ा में कोई मुद्दा नहीं चलता, सिर्फ विकास पे बात होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी असफल हो जाती है। आज ये चुनाव तय करेंगे किससे देश में संविधान का शासन चलेगा या किसी तानाशाह का शासन चलेगा। वंदना जी ने बहुत सारी बातें आपको गिन दी, इनका जवाब मांगना है। हम तो इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि कब चुनावों की घोषणा हो। पूरा देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। उन्होंने बताया किस तरीके से आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर दी जाती है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा मुंह नहीं खोल पाता। लड़कियों को, महिलाओं को नंगा घुमा दिया जाता है। मुझे बहुत शर्म आ रही इन शब्दों का प्रयोग करने में। यह देश अब तय करेगा कि किसका शासन होना चाहिए। यह देश तय करेगा कि चंदे का धंधा चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए। इधर आप ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, उधर दूसरे दिन उससे डोनेशन ले रहे हैं। यह देश देखना चाहता है कि चुनावों की घोषणा हो और हम बता दें कि तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी। अब देश में आपको बताना पड़ेगा कि आदिवासी के लिए क्या काम हो रहा है, SC ST के लिए क्या काम हो रहा है। आज लगातार 750 किसानों ने उस किसान आंदोलन में आत्महत्या की। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया। आपका किसान कानून से किसान खुश नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, अब देश सवाल पूछेगा कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्या बात की थी आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बताइए महंगाई में कितनी कमी हुई, महिलाओं का स्तर क्या है। अब तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान वाली कंपनी से भी चंदा ले रहे हो आप क्या देश की सुरक्षा पे काम करोगे। सुब्रमण्यम स्वामी मुंह खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर पर चाइना घुस आया और आप कहते हो ना कोई आया ना कोई गया। ये सब चीज़ों का सवाल जनता जानना चाहती है। ये इसका इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आएगा और कब सरकार बताएगी कि महंगाई पे जुमला, 15 लाख का जुमला। और आपने तो ये कहा था कि इस देश में काला धन वापस लाएंगे। 3 गुना काला धन इस देश से बाहर चला गया, आपकी सरकारों के समय चला गया। उस सब का जवाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चुनाव सामने आ गया है और अब कोई मंदिर वाला मुद्दा नहीं बचा है। न्यायालय के माध्यम से मंदिर का निर्माण हुआ है और अब विकास पे सवाल होगा। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को, उन्होंने कहा हमारा एजेंडा तो तय है। जो कर्नाटक में एजेंडा चलाया वही मध्य प्रदेश, वही देश में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में कोई एजेंडा नहीं चला, विकास पे बात हुई। और जब विकास पे चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ेगा। रविंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, रणनीति की बात तो हर कोई कह रहा है, दावे अपने अपने हर कोई कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी उठते रहे हैं। बीजेपी नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी भले ही चला रहे हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू की हुई है। देखिए, जिस ढंग से बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। हालांकि उनको वहां कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन उसके बाद भी एक भगदड़ सी मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल कराकर ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, राहुल गांधी को नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा। देखिए, इसके साथ साथ एक और बात हम सबको समझना होगी कि जिस पार्टी की लगातार यदि मध्य प्रदेश में हार हो रही है, कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, कई सीटें ऐसी हैं जो 30-30 सालों से नहीं जीत रही है, उसके बावजूद भी वहां प्रत्याशी घोषित नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया और आज से 20 दिन पहले उन्होंने 25 दिन पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए। उनके गली चौराहों में उनके नेता के फोटो लग गई कि हमारा कैंडिडेट ही होगा, उसके समर्थन में चुनाव प्रचार हो गया, वॉल चाकिंग हो गई, जगह जगह पोस्टर और बैनर लग गए। कांग्रेस में अभी भी टिकटें घोषित नहीं कर पाई आधे से ज्यादा सीटों पे मध्य प्रदेश की, और उसके बावजूद भी दावा कर रही है कि हम 12 से 15 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, एक बात जरूर है, सामने देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है या जिस तरीके से वो प्रचार गांधी चला रहे हैं या जिस तरीके से उनका पूरा तंत्र लगा हुआ है जिस काम में, उस तंत्र के लिए आपको उतने बड़ा आपको भी पैमाने में संघर्ष करना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल गई यहां से मध्य प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या
मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई कार्यक्रम दिख ही नहीं रहे, ना कोई आंदोलन दिख रहा, ना कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना महंगाई को लेकर बहुत सारी बातें हुई। छोटे छोटे आंदोलन जरूर हो रहे हैं, कहीं एनएसयूआई वाले कर दे रहे हैं, कहीं युवक कांग्रेस वाले कर दे रहे हैं, या कहीं और कांग्रेस का कोई संगठन कर रहा है। देखिए, जिन जगह पर नियुक्तियां होना थी वो नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदल गया लेकिन बॉडी नहीं बना पाया, वो आज भी कमलनाथ वाली बॉडी से काम चला रहे हैं। कई जिलों में अध्यक्ष नहीं है, जबलपुर में महापौर चलेगा और नगर अध्यक्ष भी वही थे, वो आज तक नगर अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाया, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं कर पाए, और इवन यहां तक आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। ये कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं को लड़ाने की बात हो रही थी, बड़ा वजनदार नेता लड़ाएंगे मध्य प्रदेश से, जबलपुर से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई बहुत कैंडिडेट जो लड़ना चाहते हैं उनको टिकट देने में भी अब गुटबाजी की ओर देखा जा रहा है कि वो किस गुट का होगा। यदि इस तरीके से गुटबाजी होगी तो आप समझिए कि 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी और 1996 से लगातार हार रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस में ऐसी कोई जीतने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती कि साहब जबलपुर में जीतने की इच्छा शक्ति हो। देखिए, जहां तक छिंदवाड़ा की बात है, नो डाउट वह कमलनाथ का काम है, कमलनाथ की वर्किंग है, कमलनाथ के विकास का मॉडल है। वो जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने वह पूरी ताकत झोंक दी है, वो चाहती कि इस बार उस गढ़ को बिठा दिया जाए। 29-0 का फिगर का दावा करती है। देखिए, 29-0 हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पार्टी एक सुर से बात कह रही है कि हमको छिंदवाड़ा जीतना है। कांग्रेस ने ऐसी कौन सी 3 सीटें या 5 सीटों के बारे में बात की कि हमको जीतना है, कि संगठन ने उस सीटों पर काम किया। लड़ाई कांग्रेस को खुद लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। वो तक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, जबरन चुनाव उन पर थोपे जा रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे लड़े या ना लड़े, देखिए सारे लोगों ने मना कर दिया, कमलनाथ ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह के किनारे हो रहे हैं, अरुण यादव से बोला जा रहा है कि सिंधिया जी के अगेंस्ट लड़ा जाए। तो देखिए, बड़े नेता या लड़े या नहीं लड़े, ये पार्टी का निर्णय, पार्टी उनको बोले या नहीं बोले या किनारा कर रहे हैं, लेकिन यदि जो युवा लड़ना चाहता है उसके साथ पार्टी का संगठन खड़ा दिखना चाहिए, पार्टी के तमाम लोगों को आगे आके बात करना चाहिए। तो ये पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। आपको दिखना चाहिए कि सामने, मान के चलिए अपन कहते हैं कि सबसे बलशाली टीम सामने दिख रही है, पूरा उनका प्रचार चल रहा, 5 साल चुनाव में चल रहा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव से कर दी थी, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे। ऐसा लग भी रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसी गलतियां कांग्रेस ने की, कुछ उनको गोल कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए 162 सीटें जीत ली। तो कांग्रेस को इन सब चीजों की समीक्षा करना चाहिए। पिछले जो 4-5 महीना मिला था उसमें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की बैठकें नहीं हो पा रही। तो ये कांग्रेस को में थोड़ा सा इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, हर आदमी चाहता है कहीं विकल्प मिले, मुद्दों की कमी नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। आप जिन मुद्दों पर आप कहीं पेट्रोल डीजल की बात कांग्रेस करती है कि हमारे समय में इतना, उसको आंदोलन क्या किया आपने? आप अलग अलग मोर्चों पर बात होती है, लेकिन आप देखिए कि 22/22/2022 के बाद 2 रुपए कम किए। आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आके डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सड़क पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? जितेंद्र जी, चीज तो ये जो मुद्दों की बात की जा रही है, इसमें कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस उठाएगी तो उठेगा? क्या गृहिणी प्रभावित नहीं है? नमक मिर्च से लेके रसोई गैस के सिलेंडर तक को आपने 1100 रुपए में कर दिया। इसमें मुद्दे को आंदोलन बनाने की जरूरत है। जितने ये जो 150 सांसदों को आपने बाहर किया, ये किस लिए बाहर किया? क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष उठा रहा था, इसलिए आपने बाहर किया। जो हमें सड़क पर गिरफ्तार कर रहे हो आप, हमारी बात को पूरी नहीं होने दे रहे, ये बताता है कि कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही है। लो, जो सांसदों ने आवाज उठाई उनको आपने बाहर करा, ये सब दिखाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कौन सा नेता खाली है जो चुनाव लड़ने को? कमलनाथ जी विधायक है, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में बैठे हैं, अरुण यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं राज्यसभा में। दिग्विजय सिंह जी, यही कहना है कि अरुण यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि सिंधिया के खिलाफ मैं लड़ूंगा, मुझे टिकट दीजिए। तो कौन नेता भाग रहा है? बड़ा नेता सारे के सारे लोग। लेकिन चूंकि युवा चेहरे को मौका देना है, हमने 28 के 28 कैबिनेट में युवा चेहरे बैठाते दिए थे। आपने देखा था, यह मध्य प्रदेश में प्रयोग था युवाओं के साथ अनुभव को साथ रखने का, और उसको कैबिनेट में आपने देखा। अब आप कह रहे साहब वो महापौर चले गए। अरे ये अजय प्रताप सिंह को बड़ा चेहरा मानते हो कि नहीं मानते आप, जिसने अब भी रिजाइन किया आपकी पार्टी से? उमा भारती को बड़ा चेहरा मानते हो कि नहीं मानते हो आप, जो लगातार? सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है।
जो कह रहा है मोदी को हराना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम नहीं कह रहे। क्योंकि ये मुद्दे जो इस देश में, उसका जवाब जनता चाह रही है। उसको बताना पड़ेगा महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों बढ़ रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको बताना पड़ेगा कि महंगाई का मामले में आपने झूठ बोला। उसको बताना पड़ेगा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पे आपने झूठ बोला। ये लगातार सरकार की विफलता है। इसको हम बताएं, आप बताओ, कोई भी बताए। क्या किसान 750 किसान आंदोलन में उनकी हत्या हुई, उन्होंने शहीद हुए कि नहीं हुए, मुझे बताइए आप। ये कोई छुपाने की बात है कि कांग्रेस कहेगी तो ही माना जाएगा? जितेंद्र जी, आखिर आपको बताने के लिए हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। जरूरत की पड़ेगी, आपको भी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। मुकेश जी, सुन लिया होगा आपने, सब कुछ और सबको बताना पड़ेगा आपको। तमाम मुद्दे जो उठाती रही कांग्रेस, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर और ये कहकर कि हमने सब कुछ कर लिया, हासिल कुछ नहीं होगा। हताश, निराश, अंतरकलह से फंसी हुई कांग्रेस, जिनके पास कोई नेता नहीं, नेतृत्व नहीं, नियत नहीं, अपनी इन कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की इतनी देर में सुन रहा था, सिर्फ नकारात्मक बातें। एक आध बात तो बता दिए होते जो ये भारत के भविष्य के लिए करते हो, कोई इनका योजना हो, भविष्य के लिए कोई सोच हो, ऐसी कोई बात तो है नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देके आप लोगों के दिलों में राज करेंगे। कैसा भारत चाहते हैं, क्या योजना है आपका देश के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। खाली गाली देना है, खाली नकारात्मक बात करना है। अरे भाई, नकारात्मक को अब जनता स्वीकार नहीं करती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन जाग चुकी है, लोगों को मालूम है कैसा भारत उनको चाहिए, किस लिए वोट करना है लोकसभा में। आपके पास में तो ये भी बताने के लिए नहीं है कि यदि आपको वोट दे दिया जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, कौन नेता बनने वाला है, कौन सा योजना, कैसा देश चलाने वाले हैं आप। कोई योजना नहीं है, कोई रचना नहीं है। और ये दुनिया भर की बात, नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। अरे हम तो डंके की चोट में कहते हैं, हम तो डंके की चोट में कहते हैं 10 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा हो, लोगों का पैसा, लोगों का धन, लोगों से टैक्स के रूप में ली गई राशि उन्हीं के लिए, उनके विकास के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पारदर्शिता होती है और लोगों के दिल में राज करने का तरीका ये होता है। इसके पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई। फिर आप कैसे बात करेंगे लोगों के पास भी, जनता के पास भी? तो फिर आप गाली दे दे के कहां जाएंगे, कहां लेके जाएंगे देश को? कहीं ना कहीं कमजोर कांग्रेस, हताशा निराशा से घबराई हुई कांग्रेस तो कहीं तो मैदान में दिखती नहीं नजर आती इस चुनाव में। जितेंद्र जी, मैदान में दिख नहीं रही है कांग्रेस, यही सवाल उठाया जा रहा था कि डिबेट में नजर आ रही है लेकिन मैदान में नहीं दिख रही है। वो तो आपको कंपटीशन में ही नहीं मान रहे हैं। देखिए, इनको मोतियाबिंद हो गया है। इनको विपक्ष संघर्ष करता हुआ नहीं दिख रहा है, इनको सड़क पर कांग्रेस उतरी हुई नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो भ्रष्टाचार की बात की, आप ये बताइए कि चंदे का धंधा चलाने से फुर्सत मिले तब इन्हें देश की समस्याओं पर समय निकालने का टाइम मिले। आप ये बताइए, पुलवामा का हमला, उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा, ये क्या बताता है? ये चंदे का धंधा। देखिए, मैंने बड़े साहस के साथ सुना, मैं भी निवेदन करूंगा कि आप भी सुनिए। मेरा ये कहना है, ये चंदे का धंधा जो है, जिसमें आप देखिए चाइना से पैसा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुब्रमण्यम, चंदा तो हर सियासी दल को मिला है ना। अरे तो बाबा, आप ये बताइए कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से चंदा की वसूली, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा ध्यान है? ये कौन सा देश का ख्याल रख रहे हैं? सुबह सीबीआई जाती है, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में पैसा आ जाता है। इस तरीके से अगर देश चलाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल पूछना पड़ेगा। मुद्दों की क्या कमी है? आज देश की गृहिणी ये सवाल नहीं पूछ रही क्या कि ये 1100 रुपये में सिलेंडर क्यों? आपने तो कहा था 350 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार।
कौन से मुद्दे पर आपने देश की सेवा की है? आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन आपसे जुड़े लोगों का विदेश पहुंच गया है, उसको लेके जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान छू रही है, उसको लेके जवाब देना पड़ेगा। आपने रोजगार की बात की थी, बेरोजगारी बढ़ गई, पकोड़े तलने को रोजगार बता रहे हो आप और कह रहे हो देश में फिर से सरकार में आ जाएंगे। संभव नहीं है। पूरा देश इंतजार कर रहा था चुनाव की घोषणा हो और प्रधानमंत्री से जवाब पूछे हम। आप ये बताइए, जो मेक इन इंडिया का जो लोगो बनता है वो चाइना से मंगा रहे हो, मेक इन इंडिया फेल, स्टार्टअप इंडिया फेल, तमाम बातें आपने गिनवाई, आपका महंगाई, रोजगार, वाकई ये वो मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर आवाम का समर्थन आप कैसे हासिल कीजिएगा जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को इन मुद्दों पर एकजुट नहीं रख पा रहे हैं आप? वहां पर दिग्विजय सिंह सीधा कह देते हैं कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारते हैं। जब लगातार अगर आप मुद्दों पर संघर्ष करने की बात करेंगे और उन मुद्दों पर वाकई यकीन होता आपके कार्यकर्ताओं को, तो वो आपकी पार्टी के साथ बने रहते ना कि अपने भविष्य बीजेपी के साथ तलाशते। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेकर के प्रयास कर रही है, जिस तरीके से ब्लैक एजेंसियों का डर है, इसलिए की बात कर खानदानी कांग्रेस से भी छोड़कर जा रहे हैं आप इस बात को। रविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल एजेंसियों का इस्तेमाल, तो सर आप एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपने कई बार देखे होंगे चुनाव और कई सरकारों को देखा होगा, अलग अलग सियासी दलों की सरकारों को। एजेंसियों का इस्तेमाल क्या पहली बार यहां पर कहा जा रहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? इससे पहले क्या नहीं होता था? रविंद्र सर, आपसे सवाल है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय भी ये बोला गया है, कोर्ट ने टिप्पणी की थी सीबीआई तोता है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेरे ही से है ना, मैं बोल रहा हूं। जी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर। हेलो, मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, मिल रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी शासन ही इसका उपयोग कर रही है, कांग्रेस के शासनकाल में भी इसका एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। इवन कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था ये तोता है, केंद्र सरकार उसको तोता की संज्ञा दी थी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार जो एक माहौल बना हुआ है कि सारे विपक्षी दलों के जहां जहां शासन है उन्हीं राज्यों में ईडी और सीबीआई जा रही है, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से छापे पड़े और उसके कुछ दिनों बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए, ये एक प्रामाणिकता है। बिल्कुल चुनाव के पहले मुद्दा आया, तो इसमें कहीं देखिए डायरेक्ट बॉन्ड खरीदे गए, ये तो डायरेक्ट नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन जिन एजेंसियों पर ने छापे मारे और उसके बाद जिस कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे, इन बात को लेकर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे हम कहते हैं, वो सामने दिख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। अब वो गड़बड़ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला, कांग्रेस को भी बॉन्ड खरीदे गए, तृणमूल कांग्रेस को भी मिले। कल ही अमित शाह कह रहे थे कि 6,000 करोड़ यदि भारतीय जनता पार्टी को मिला तो 14,000 करोड़ उनको मिला है। तो छोटे दल भी ये कह रहे हैं कि साहब हमको तो 2 करोड़ मिला, 3 करोड़ मिला, बाकी का तो 22 करोड़ दूसरे करोड़ को मिला, भ्रष्टाचार हुआ है। तो जिनको नहीं मिला वो भी कह रहे हैं। यदि ये भ्रष्टाचार है तो सभी राजनीतिक दलों के सामने आना पड़ेगा या सबको बताना पड़ेगा कि चंदा किसने और क्यों दिया, ये तमाम दलों को शो करना पड़ेगा। देखिए, चुनाव के बहुत करीब आके मामला उछला है, इसलिए इस इलेक्शन में इस बात की चर्चा होगी। देखिए, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से अन्य मुद्दे गौड़ हो गए, किसान आंदोलन गौड़ हो गया है, महंगाई का मुद्दा गौड़ हो गया है, या हम कहें कि बेरोजगारी का मुद्दा गौड़ हो गया, तो जो राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से चुनाव के पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, उससे उनके पक्ष में एक माहौल दिख रहा है। और उस दिखने की वजह से हिंदी बेल्ट में या जो 200 से 250 सीटें हैं उनमें अयोध्या आंदोलन का प्रभाव अच्छा खासा दिख रहा है। और हर मतदाता से बात करिए तो उस बात को स्वीकार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस है कि जहां मैं रहती हूं एक हाई राइज बिल्डिंग, वहां पर सोसाइटी में भी वो पीले अक्षत पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले। जहां मेरी माँ रहती है उत्तराखंड के गांव में, वहां तक पीले अक्षत के वो चावल पहुंचे। तो ऐसे में वो जो काडर ने काम किया वो देखने को मिला। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का वो इनकार, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाना, उसका नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का जो निर्णय था वो अपने लेवल पे था। भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो रहे कांग्रेस के नेता वो तमाम ये बातें कह रहे हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया था। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, जैसे हम सुरेश पचौरी की बात करें, मध्य प्रदेश के सुरेश पचौरी की बात करें, वो राम मंदिर के शिलान्यास में शामिल थे। वो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के बहुत करीबी थे। उन्होंने शिलान्यास कांग्रेस के शासनकाल में किया था और उसमें उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था।
लेकिन जब कांग्रेस ये निर्णय ले रही थी तो क्या उसके बाद उनको बयान नहीं देना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां बोलने की आजादी है। दिग्विजय सिंह हमेशा कई बार पार्टी के लाइन के विरोध में बोलते हैं, कई बड़े नेता बोलते हैं, लेकिन पार्टी उससे किनारा कर लेती कि उनके निजी राय। तो क्या उन्होंने ऐसा बोला था? देखिए, एक माहौल बना दिया गया है कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है वो भी यही बात कह रहा है कि उनका आमंत्रण ठुकराना गलत किया। तो ये तमाम बातें पार्टी में रह के पहले आपको उठाना चाहिए रही, उन्होंने नहीं उठाई। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है, कांग्रेस को उससे थोड़ा थोड़ा तो नुकसान होगा, ये निश्चित बात मानिए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, कांग्रेस को थोड़ा सा खुल के इसमें हैंडल करना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं को आजादी देना चाहिए था कि वो जा सकते हैं। जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम पूरी पार्टी के साथ जाएंगे, जिस तरीके से केजरीवाल ने स्टैंड लिया कि मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा, और इसीलिए तो कांग्रेस को भी लाइन थोड़ा दे सा दी अपना स्टैंड उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए। लेकिन मुकेश जी, बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि आपकी तरफ कांग्रेसी कतारों में आ रहे हैं, आप लोग उन्हें शामिल करवा रहे हैं, लेकिन एडजस्ट कहां कीजिएगा सर? देखिए, निश्चित रूप से जिनको जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश में विकास चाहते हैं, जो अंत्योदय का समर्थन करते हैं, जिनको देश में विकास दिखता है, जो देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना है, ऐसा हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के तरफ आने के लिए ललायित है, आ रहे हैं। और लाइन है ऐसे लोगों की लगातार भारतीय जनता पार्टी और एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री इतने सालों का अपने राजनीतिक जीवन उनका है, जब उनको लगने लगा कि कांग्रेस के अंदर में अब कोई रीति बची नहीं, अब कोई इनकी योजना नहीं है, कोई रचना नहीं है, देश के भविष्य के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हताश होके, निराश होके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस से हताश होके, और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को वो देख रहे हैं कैसे अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए लाभ का काम यदि कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों के घरों में शौचालय होने चाहिए, इस बात पर चिंता भी यदि प्रधानमंत्री करते हैं, सारी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना सर। तभी तो सवाल ये उठ रहे हैं कि सांसदों का चेहरा तक नहीं पहचानती है जनता, लेकिन वहां पर वंदना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। उनके साथ वंदना जी आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले मेरे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पुनीत। बिल्कुल, बता देते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश भर में लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान जो हो चुका है, चुनाव का शंखनाद जो हो चुका है, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में चुनाव होने हैं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगर पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो पूरे देश भर में 7 चरण में चुनाव होने हैं। और ये 7 चरण जो है, ये हम आपको, आप देख सकते होंगे, ये मेरे सामने जो ये पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये ग्राफिक्स जो नजर आ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सबसे कॉर्नर में सबसे पहला चरण जो है वो आप देख सकते हैं 19 अप्रैल को सबसे पहला चरण 102 सीटें इसमें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। पहला चरण। दूसरा चरण जो है उसमें 89 सीटें हैं, 26 अप्रैल को ये दूसरा चरण होना है, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा तीसरा चरण जो होगा वो 94 सीटों पर होगा। ये देखिए, ये 94 सीटों वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये 94 सीटों पर तीसरा चरण है। 7 मई को 94 सीटों पर तीसरा चरण होने वाला है। चौथे चरण की बात कर लेते हैं तो चौथा चरण बिल्कुल मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये 13 मई को 96 सीटों पर चौथा चरण है, और इसमें भी चौथे चरण में भी मध्य प्रदेश की सीटें शामिल है। तीसरे चरण तक छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, चौथे चरण मध्य प्रदेश की सीटें शामिल हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहां तक चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद नतीजों की बारी आएगी, लेकिन इसके बाद भी चुनाव जो होगा उसकी तारीखें हमने आपको बताई। इस ग्राफिक्स के जरिए आपने समझ लिया कि 7 चरणों में कहां कहां चुनाव होने। सबसे पहला चरण जो है, सबसे ज्यादा सीटें 102 सीटें, जिसमें मध्य प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं, छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल हैं। देखिए, 19 अप्रैल पहला चरण जो है 102 सीटों पर होने वाला है। तारीख 19 अप्रैल और पहला चरण सीटें 102।
पहले चरण की हम बात करें जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य भी शामिल हैं और सबसे पहला चरण सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होने वाला है। दूसरे चरण की बात कर ले 26 अप्रैल को 89 सीटें और दूसरा चरण यह होगा, दूसरा चरण और 89 सीटें और यह तारीख होगी 26 अप्रैल की। तो दूसरे चरण के बाद बात तीसरे चरण की भी हम करने वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यह दूसरा चरण होने वाला है। तीसरे चरण की बात कर ले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी होने वाला है और तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 94 सीटों पर वोटिंग होनी है 7 मई को। यह तारीख आप याद रख लीजिए, 7 मई को तीसरा चरण होना है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश की कुल 94 सीटों पर यह वोटिंग होगी। तो इसके लिए मतदाताओं को तैयार रहना चाहिए। चौथे चरण की बात कर लेते हैं। चौथा चरण जो है इसमें 96 सीटें हैं और 96 सीटें 13 मई को वोटिंग करेंगी। मध्य प्रदेश की भी इसमें 8 सीटें शामिल हैं। पूरे हिंदुस्तान की ये देखिए तस्वीर, पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा इस तरफ। और चौथे चरण की अगर बात कर ली जाए तो ये हमने आपको बता दिया। पांचवा चरण जो है इसमें केवल 49 सीटों पर 20 मई की तारीख आप मेरे सामने देख पा रहे हैं तारीख और चरण पांचवा है, सीटें 49 हैं। यह कुछ राज्यों में होगा क्योंकि कई राज्यों के चुनाव पहले, दूसरे या चौथे चरण तक समाप्त हो जाएंगे। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। 5वें चरण की बात कर रहे हैं हम, 49 सीटें और 5वां चरण संपन्न हो जाएगा। 6ठे चरण की बात करें तो 25 मई को, यानी तारीख जो है मेरे सामने 25 मई और सीटें 57 सीटें और 6ठा चरण यह होने वाला है। कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होंगे और 7वें चरण की भी अब बात कर लेते हैं। 7th फेज 1 जून को, नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन 7वां चरण जो है वो 57 सीटों पर होने वाला है। तो यह पूरे चुनाव का लेखा जोखा, चुनाव की तारीखों का हिसाब किताब आपने समझ लिया होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण जो है, पहला फेज, उसमें छत्तीसगढ़ की केवल 1 सीट शामिल है जो बस्तर सीट है। देखिए बड़े फिर से ग्राफिक्स आ गए और इससे आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा पहले चरण में चुनाव होने 102 सीटें, दूसरे में 89 सीटें, इसके बाद 94, फिर 96, 49 सीटें, 57 सीटें और फिर 57 सीटें। चुनाव आयोग ने आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जरिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ नियम कायदों को कितना ध्यान में रखना है यह पॉलिटिकल पार्टी से भी कह दिया गया है। 19 अप्रैल, तारीख नोट करते जाइए, 19 अप्रैल, इसके बाद 26 अप्रैल, फिर 7 मई को है, फिर 13 मई को है और 13 मई तक मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 7 मई तक ही चुनाव संपन्न हो जाने वाले हैं। इसके बाद 20 मई को मतदान है 49 सीटों पर, इसके बाद 25 मई को 57 सीटों पर और फिर 1 जून की तारीख है जब 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। उस दिन वोटों की गिनती होनी है और 4 के बाद 6 तारीख तक यह मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है इसे संपन्न करा लिया जाएगा। वर्चुअल ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया और कब कब वोटिंग है, कहां कहां किस किस के क्षेत्र में कब वोटिंग है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारे जो राज्य के दर्शक हैं उनको यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके क्षेत्र में चुनाव कब होने वाला है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में कौन सी सीटों पर चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कौन सी सीटों पर चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में किन सीटों पर और कितनी सीटों पर चुनाव होना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं रीनू के पास। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल पुनीत, और आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से पूरे आंकड़े हैं, लगभग जो आज तारीखों का ऐलान हुआ है, कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ सकती हैं या आ रही हैं, वो भी आपको बताने की भरपूर कोशिश पुनीत ने की है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। यहाँ पर रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मुकेश जी हैं बीजेपी से और वंदना जी जुड़ गई हैं कांग्रेस। तो सबसे पहले तो वंदना जी आपके पास आते हैं, जो कि कुछ देर पहले आपको हम सुन भी रहे थे कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात आप कर रही थी थोड़ी देर पहले।
महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस लगातार शुरू से ही कोशिश करती आई है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पहले एक नारा भी दिया गया था यूपी इलेक्शन के टाइम पे, और इस बार कांग्रेस किस तरीके से इस चीज को लेकर चलेगी कि महिलाओं को कैसे फोकस में लाया जाए और महिलाओं को कैसे बढ़त में लाया जाए। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हमेशा से प्राथमिकता दिया है, इतिहास गवाह है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर महिलाओं को फोकस में लाने की यदि बात है तो आधी आबादी पूरा हक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं रविंद्र जी की बात सुन रही थी, वो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात में बहुत माहिर है कि कैसे एक झूठ को बार बार बोला जाए और बार बार बोल के उस झूठ को सच साबित करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहते हैं। महतारी वंदन योजना, जिसके कारण मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो मोदी की जो गारंटी थी, यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल नजर होती आ रही है। 70% महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, और आज देखेंगे कि अधिकांश जो महिलाएं हैं वो मोदी जी को कोस रही है कि मोदी जी हमेशा जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, आज आप देखेंगे कि रसोई में संकट छाया हुआ है। पेट्रोल डीजल 35 रुपए प्रति लीटर देने बात कही थी, आज जो पेट्रोल की जो भाव है वो 100 रुपए की पार है। राहल दाल, जो गरीब बोलते थे, पहले उदाहरण देते, गरीब व्यक्ति है दाल चावल खा करके अपना दिन गुजार लेगा, लेकिन गरीबों के थाली से दाल भी गायब हो गया, क्योंकि 200 रुपए प्रति किलो जो राहल दाल है उसकी कीमत चली गई है। और आप देखेंगे कि लगातार मोदी के जो जुमले है, कहीं ना कहीं हमारे महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। महिला सुरक्षा के बारे में यदि बात करती हूँ, महिला की सुरक्षा के बारे में आज हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। हमारे देश में आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। हम मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ, एक महिला तो उस दौरान भी हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी, रेप होता है। घटनाएं तो उस दौरान भी हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। मुकेश जी का कांग्रेस की सरकार, मुकेश जी, तमाम वादे किए गए, उनको पूरा भी किया गया, लेकिन उनको पूरा करते रहना एक बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी के लिए। बिल्कुल घिसे पिटे 10-20 वाक्यों में अपना डिबेट कर रही थी, बात रख रही थी जी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि 30% आरक्षण, 30% आरक्षण की बात की है तो हम ही नहीं किया है, और आरक्षण देंगे भी उनको। देश में सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बहन को बिठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महतारी वंदन के माध्यम से नारी सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, पैसा उनके खाते में आना शुरू हो गया है। अधिकांश महिलाओं को पैसा भी मिल गया है जी। उसी तरह अभी बता रही थी हमारी, तो इन्होंने 500 रुपये महीना देने का बात किया था, बोलने के बाद भूल गए। और दूसरी बात, इन्हीं की सरकार आई थी, जन घोषणा पत्र गंगा जल हाथ में लेके पूरी शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में। बड़ा आसानवत की महिला है, बड़ा राहत का सांस मिलता है, ऐसा महिलाओं को लगा था। क्या हुआ, क्या किया आपने? तो खाली मोदी जी को गाली दे दे के, भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिना के, अरे आपने क्या किया 5 साल में छत्तीसगढ़ में, जरा बताइए तो। एक आध योजना, एक आध काम, एक आध ऐसे काम जिसको क्रियान्वित किया हो, परिणाम आया हो, कोई एक आध काम बताने के लिए एक आध कोई योजना होगी कि खाली भारतीय जनता पार्टी को उल्टे सीधे बोल दो, मोदी जी को गाली दे दो और इनके ऊपर में खाली आरोप लगा दो और कन्नी काट लो, बाजू हट जाओ। अरे भाई, रोकूंगी आपको रविंद्र जी के पास भी चलना होगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ रविंद्र जी, आप देख ही पा रहे हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा भी अंतर, बहुत ज्यादा समय नहीं निकला है, तो जनता बहुत आसानी से ये अंतर समझ पाएगी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान उनको क्या सहूलियत थी और बीजेपी की सरकार चूंकि है उस दौरान क्या सहूलियत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास कई सारे पॉइंट्स हैं बीजेपी को घेरने के लिए, और बीजेपी के पास भी हैं। आपसे एक सिनेरियो समझना चाहेंगे इस पूरे अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं
कि बीजेपी वादे करती है, उनको पूरा भी करती है, लेकिन कांग्रेस इस बात पे पीछे पड़ी हुई है कि उन वादों को पूरा करते रहना बीजेपी नहीं अपना पा रही है। देखिए, जनता से वादे करना और उनको निभाना ये राजनीतिक दल का कर्तव्य है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा होगा, तो उसने जो अपनी घोषणा की उसके बारे में वो बहन बता रही है कि साहब हमने ये काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हमने काम किया। लेकिन सब अंतर, दोनों में बेसिक अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन घर घर जाकर ये बात फैलाने में और लोगों को स्वीकार कराने में या उनको ये जताने में कि साहब मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं, मोदी जी आपको शौचालय दे रहे हैं, मोदी जी आपको मकान दे रहे हैं, ये कार्यकर्ता घर घर जाके बताने में सक्षम है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बताने में अभी थोड़ा हिचकता है, वो बताने में डरता है कि साहब हमने 70 साल में क्या किया, वो अपने ये नहीं बता पाता। वो जो भूपेंद्र बघेल की सरकार थी, यदि उसने कोई अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से उनको विपक्ष में जो मत प्रतिशत है लगभग बराबरी का मिला है, यदि वोट मिला है तो इसका मतलब कि कुछ काम ठीक किए, तो वो बताने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, वो कांग्रेस के लिए नहीं लड़ते, वो अपने नेता के लिए लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये है कि हम सिंबल के लिए लड़ रहे हैं, हम विचार के लिए लड़ रहे हैं, हम संगठन के लिए लड़ रहे हैं। इस संगठन की वजह से वो 10 कदम आगे हो जाते हैं। यदि कांग्रेस में भी वो संगठन अपने नेता के अलावा यदि कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने लगे या कांग्रेस के सिंबल के बारे में बात कर ले, सिंबल को जिताने के लिए बात करने लगे या सिंबल को वोट देने की बात करने लगे, तो कांग्रेस भी बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। लेकिन ये कांग्रेस अभी कर नहीं पा रही, इसकी वजह से उसको लगातार पिछड़ते रहना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है रविंद्र जी, वंदना जी के पास ये सवाल पहुंचेगा, आप भी समझिएगा कि कई बार से महसूस किया जा रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति होती है उसको भेदने के चक्कर में कांग्रेस लग जाती है। देखिए, विपक्ष का काम है कि जो भी सरकार है उसकी नीतियों की आलोचना करना, उनको घेरना और अपनी नीतियों का प्रचार करना या अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना। देखिए, कांग्रेस करती जरूर है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर के मुद्दे से हमको समझना चाहिए कि जैसे केजरीवाल ने उसका एक हल निकाला या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने हल निकाला, वो कांग्रेस ने एक सीधे सीधे स्टैंड ले लिया कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसका राजनीतिकरण जो निपटने का तरीका था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, उसको अपने तरीके से समझना चाहिए रहा और उसका स्टैंड, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए रहा कि इसका ग्राउंड लेवल पे क्या है। और देखिए, किसी चीज की भावनाओं को उभारने के लिए जो इस समय वर्तमान सरकार है या वर्तमान नेतृत्व है, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो छोटी छोटी बातों को पकड़ के मुद्दे बनाने में माहिर है। देखिए, वो गुजरात इलेक्शन के समय यदि कांग्रेस के नेता ने एक नीच बोला था तो उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया रहा। उन्होंने यदि मौत का सौदागर बोला था तो मौत का सौदागर का मुद्दा बना दिया था। यदि उन्होंने चाय बेचने वाला बोला था तो उन्होंने चाय का मुद्दा बेचना बना दिया था। यदि उन्होंने परिवार बोला तो परिवार का मुद्दा बना दिया। देखिए, उन्होंने संदेश खली को पूरे देश में बेच डाला, लेकिन कांग्रेस मणिपुर को नहीं बेच पाई, मणिपुर की समस्या को पूरे देश में नहीं ले जा पाई। रविंद्र जी, ये जो एकता थी वो दिखाई दी सारे सोशल मीडिया अकाउंट में। सारे बीजेपी के जितने बड़े कद्दावर थे सबने एक परिवार पूरा बीजेपी एक परिवार पूरा कैंपेन चला दिया माने पूरे देश में, ऐसा नजर आने लगा। वंदना जी, आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ लेटेस्ट जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहले तो नक्सलियों का था। लगातार कहा जा रहा था खात्मे की ओर है, लेकिन नक्सलियों का कुनबा बढ़ता रहा और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद आए दिन जो सर्चिंग ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें मार गिराया जा रहा है या फिर वो वापस से अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर रुख कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, धर्मांतरण कहा यह जा रहा था कि एक भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए घर वापसी हो रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आ रहा है। वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, हमेशा से सोशल मीडिया में भ्रात्मक यहाँ पर प्रचार प्रसार करती है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में बना करके रखी है। वही तो बता रही हूँ कि मैं एक झूठ को बार बार बोल करके इन लोग जनता के सामने में सच साबित करने में लगे। नक्सलाइट घटना के बारे में जैसे आपने कहा, तो जो नक्सली घटना है पिछले 3 महीने में देखेंगे कि यहाँ पर लगातार ग्रामीण मारे जा रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं और भारतीय जनता के नेता भी यहाँ पर
मारे जा रहे हैं। तो इस घटना से आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं प्लस मिल रहा है? मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को प्लस मिल रहा है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि जो पूर्ववर्ती 5 साल के कांग्रेस के सरकार में जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नाम से पूरे देश और प्रदेश में पहचान बनाई, आज फिर वही छत्तीसगढ़ पिछले जो पूर्ववर्ती 15 साल के जो पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर आकर के फिर से खड़ी हो गई है। आज छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के गढ़ के नाम से जाना जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में लोग आने के लिए ललायित होते थे कि हम छत्तीसगढ़ में जाना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को समझना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद का गढ़ बना रहा है, अपराध का गढ़ बना रहा है। यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अपने जो मजबूत बिंदु होंगे उसको तो जनता के सामने रखा ही जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम अपना पक्ष रखने के लिए। और चूंकि हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लगातार कवरेज जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश 26।